डिटर्मिनेंट में हम लोग जो है सो देखेंगे, ये आपका अलजेब्रा में जो है सो +2 का जो चैप्टर है, और डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस हम लोग स्टडी करेंगे। डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस जो है एक ही कैटेगरी के चैप्टर्स हैं, थोड़ा सा उसमें जो है सो आपस में कोरिलेशन भी है। तो खैर स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट हम लोग आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो होता है, सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि सेकेंड ऑर्डर का और थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमारे काम का है। अब सबसे पहले कि सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट होता क्या है, समझने के लिए तो समझेंगे। यहाँ पे जो है आपका डिटर्मिनेंट इस टाइप से आपका लिखा रहता है। ये आपका हो गया जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है दो पैरेलल, इसको बोलते हैं ऑपरेटर। डिटर्मिनेंट का ये ऑपरेटर, इसको बोलते हैं आपका रो 1, ये हो गया रो 2, ये हो गया कॉलम फर्स्ट, ये हो गया कॉलम सेकेंड, ये हो गया मेन डायगोनल, और ये हो गया आपका मेन डायगोनल। ये आपका हो गया उल्टा लिखा गया, मेन डायगोनल आपका ये हो गया, और ये आपका हो गया सेकेंडरी डायगोनल। ये आपका मेन डायगोनल, ये आपका सेकेंडरी डायगोनल। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें सेकेंड ऑर्डर है तो नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी जो है, और आपका जो है एक रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी उतने ही हैं, एक कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी उतने ही हैं। दैट इज order of determinant is equal to number of rows equal to number of columns, number of elements in a row, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉलम, ये सारे जो हैं आपको बराबर होते हैं। अब आप देखेंगे इसमें A1 B1 रो फर्स्ट में एलिमेंट हो गया, रो फर्स्ट का एलिमेंट हो गया, A2 B2 रो 2 का एलिमेंट हो गया। इसी तरह से यहाँ पे A1 A2 कॉलम फर्स्ट का एलिमेंट हो गया, B1 B2 कॉलम सेकंड का एलिमेंट हो गया। मेन डायगोनल में आपका जो है सो A1 B2 आ गया, और आपका सेकेंडरी डायगोनल में A2 B1 आ गया। इसका वैल्यू जो होता है, इसका वैल्यू आपको जो है मेन डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं उसके प्रोडक्ट होते हैं। मेन डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं उसके प्रोडक्ट क्या होंगे, A1 B2, A1 इन B2 माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट A2 B1, A2 B1। दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये आपका हो गया वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट डेल। ये आपका डिटर्मिनेंट डेल से इंडिकेट करते हैं हम लोग। और इस तरह से सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का आपने सारा डिस्कशन देख लिया। हम लोग थर्ड ऑर्डर देखेंगे। इसके बाद यहां देखेंगे हम लोग थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट जो आपका है, सो मान लेते हैं डेल को डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1। ये आपका क्या हो गया, रो फर्स्ट का एलिमेंट हो गया। A2 B2 C2 किसका एलिमेंट हो गया, रो 2 का हो गया। A3 B3 C3 रो थर्ड का एलिमेंट हो गया। ये किसका एलिमेंट हो गया, कॉलम फर्स्ट का, ये कॉलम सेकेंड का, ये कॉलम थर्ड का। इस ढंग से आपका जो है ये आपका हो गया मेन डायगोनल, ये आपका हो गया सेकेंडरी डायगोनल। इस ढंग से आपका जो है ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का सारा कुछ जो है सो डिटेलिंग आप लोग देखेंगे। इसमें रो फर्स्ट में जो है सो कितने एलिमेंट है, A1 B1 C1। रो सेकंड में एलिमेंट कौन सा है, A2 B2 C2।
रो थर्ड के एलिमेंट कौन सा है, तो A3 B3 C3। कॉलम फर्स्ट के एलिमेंट कौन है, तो A1 A2 A3। कॉलम सेकंड के एलिमेंट कौन है, B1 B2 B3। कॉलम थर्ड के एलिमेंट कौन है, C1 C2 C3। और ये आपका जो दोनों साइड से जो आपका बार दिए हुए हैं, ये आपका जो है ऑपरेटर, डिटरमिनेंट का ऑपरेटर है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटर। ठीक है, अब ये आपका हो गया इसमें मेन डायगोनल A1 B2 C3, और ये हो गया आपका सेकेंडरी डायगोनल, इसमें कि आपका आता है A3 B2 C1। इस ढंग से आपने सारे देख लिए। अब थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट है, तो आपने देखा कि नंबर ऑफ रोज जो है सो 1 2 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी इसमें 1 2 3 है, एक रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 3 है, एक कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 3 ही है। इस तरह से जो पिछले बार हम लोग देखे थे सेकंड ऑर्डर में, कि ऑर्डर जो होता है डिटरमिनेंट का, वो आपके जो है सो नंबर ऑफ रोज के बराबर होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रोज होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉलम होता है। ये सारी जो है चीजें बराबर होती हैं। और इसके बाद जो है हम लोग इस चीज का वैल्यू निकालने के लिए, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में देखा उन्होंने, ऐसे होता है एक सारस रूल। क्या होता है, सारस रूल। ये आपका जो है वैल्यू डिटरमिनेंट टू इवेल्युएट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डेल। ये आपका जो है हम लोग देखेंगे कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका जो है A1 A2 A3 हो गया, B1 B2 B3 हो गया, C1 C2 C3 हो गया। ये आपका डिटरमिनेंट ऑलरेडी। तो मेन डायगोनल से हम उठाएंगे एक ये, इसके बाद A B C के बाद फिर वापस A पे पहुंचते हैं हम लोग। A1 A2 A3 B1 B2 B3। सारस ने क्या किया कि आपको जो है सो ये डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट्स लिखने के बाद, जब ये लास्ट कॉलम है, इसके बाद उसने फर्स्ट कॉलम फिर लिखना शुरू कर दिया, फिर सेकंड कॉलम लिखा इसने। अब क्या किया इसने, मेन डायगोनल में जो है आपका ये मेन डायगोनल हो गया, ये मेन डायगोनल हो गया, इसके प्रोडक्ट को इसने क्या किया, लिख दिया। यहाँ पे डिटरमिनेंट इक्वल टू A1 B2 C3 A1 B2 C3 प्लस B1 C2 A3 B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3। देख लीजिए C1 A2 B3। अब क्या किया इसने कि माइनस ऑफ सेकेंडरी डायगोनल हो गया, ये आपका सेकेंडरी डायगोनल हो गया, ये आपका सेकेंडरी डायगोनल हो गया। यहां माइनस क्या करेंगे, A3 B2 C1 माइनस B3 C2 और A1 माइनस C3 A2 और B1। इस ढंग से इसने क्या किया, इसका वैल्यू निकालने के लिए सारा रूल लगाया गया इसमें कि थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट है, उसका रो कॉलम आपने देख लिया, मेन डायगोनल सेकेंडरी डायगोनल देख लिया आपने। अब उसका वैल्यू कैसे निकाला गया, सारा रूल से निकाला गया। एक रूल ये है, और भी बहुत सारे रूल है निकालने के लिए। पहले हम लोगों ने जो है सो सारा रूल देखा, जो कि इनिशिएटिव में दिया गया था आपका, जो है ना, जैसे सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट निकालने के लिए मेन डायगोनल मैंने सेकेंडरी डायगोनल कर दिया आपने, उसी ढंग से इस सारा रूल में मेन डायगोनल के प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल के प्रोडक्ट को आजमाइश किया गया है। इस टेक्निक को आप लोग अपने हिसाब से याद रखेंगे। तो जैसे माइनर डिटरमिनेंट देख लिया आपने, माइनर कैसे हम लोग निकालते हैं किसी डिटरमिनेंट के किसी एलिमेंट का। माइनर इज डिफाइंड फॉर द एलिमेंट ऑफ
और डिटर्मिनेंट। मान लेते हैं डिटर्मिनेंट कोई दिया हुआ है आपका, सपोज दैट ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, इसको देखेंगे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये आपका हो गया। यहां पे कोई भी एलिमेंट जो है आपका, एलिमेंट कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, आई जे। यहां पे एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, ये आपका जो है नंबर ऑफ रो शो करता है और ये नंबर ऑफ कॉलम शो करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे A11 मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है, इसको A11 कहते हैं। ये आपका A12 हो जाएगा, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट हो गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट हो गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट हो गया, सेकेंड रो कॉलम सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट हो गया। ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया, थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट हो गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट हो गया। इस तरह से आपका जो है ये रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट के को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है कि नहीं। तो इस ढंग से एलिमेंट को आप एक्सप्रेस करेंगे। अब हो सकता है कि A11 का वैल्यू 2 हो जाए, A12 का वैल्यू 5 हो जाए, A13 की वैल्यू 10 हो जाए, वॉट एवर इट मे बी। ये कुछ भी हो सकता है, ये आपको जो है सो रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, वॉट एवर इट मे बी। इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो तो बाद वाली बात है, एक अलग बात है। दूसरी बात, ये आपका रिप्रेजेंटेशन है। अब इसमें माइनर कैसे डिफाइन किया जाएगा। मान लेते हैं हम लोग को निकालना है माइनर ऑफ 1 2। कैसे निकालेंगे, जिसका हमको माइनर निकालना है उस एलिमेंट का जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हम लोग मतलब ऑब्सोलीट कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि M12 का निकालना है हमको। M12 मतलब क्या हुआ, A12 का माइनर निकालना है, तो जिस रो में कॉलम में है उस कॉलम को और जिस रो में है उस रो को आपने ऑब्सोलीट कर दिया, मतलब हटा दिया उस डिटर्मिनेंट से। तो डिटर्मिनेंट अब जो बनेगा उसका ऑर्डर एक कम रहेगा और वो डिटर्मिनेंट आपका सेकेंड ऑर्डर का होगा और उसमें जो एलिमेंट बचेंगे ये इस ढंग से आपका A21, A23, A31, A33, ये आपका जो हो गया माइनर ऑफ 1 2 हो गया। अब इसी ढंग से हम लोगों को निकालना पड़ेगा। मान लीजिए माइनर ऑफ 3 1, क्या करेंगे, इसको और इसको निकाल देंगे। बचेगा कितना हमको, 1 2 1 3 2 2 ये ढंग से हो गया आपका। अब जो है मान लेते हैं माइनर निकालना है हमको किसका, 2 3 का निकालना है सपोज दैट। इसलिए ये आपका दोनों खत्म हो गया, बचा कितना 1 3, A11 और A31, A12 और A32। ये आपका 2 3 का हो गया। 2 3 का जैसे ही लेंगे उसका रो और उसका कॉलम खत्म हो जाएगा, बचेगा जो आपका वो आपका डिटर्मिनेंट हो गया। अब मान लीजिए आपको निकालना है M22 निकालना है, 2 2 निकालना है, तो ये आपका सारा खत्म हो गया। बचा कितना, M11, इधर बचा M31, इधर A13, इधर A33। ये आपका जो है माइनर निकालने का तरीका हो गया। इसी तरह से माइनर निकालेंगे हम लोग। अब हम लोग को फैक्टर देखेंगे। मान लेते हैं डेल इक्वल टू आपका दिया हुआ है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब सबसे पहले इसका समझिए साइन स्कीम क्या होता है। साइन स्कीम ऑफ Aij इक्वल टू -1 का पावर I प्लस j। ये आपका जो है
स्टार पॉइंट में आता है कि आपका किसी भी एलिमेंट का जो है सो इसका साइन जो कि आपका सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, मतलब डिटर्मिनेंट का एक ऐसा अपना सिस्टम है जो इसको अपना एक साइन प्रोवाइड करने के लिए इजाद किया गया है। जैसे कि आपका ith को रो और jth कॉलम के एलिमेंट का साइन क्या होगा, तो -1 का पावर में i प्लस j कर देते हैं, तो ये आपका जो है सो इसका सिस्टम प्रोवाइडेड साइन है। ये इसके वैल्यू का साइन नहीं है। ए वाई जे का वैल्यू मान लीजिए -2 हो जा रहा है, लेकिन वहां -2 जो है इसके वैल्यू का अपना साइन है। ये आपको इस डिटर्मिनेंट के सिस्टम ने प्रोवाइड इसको नहीं किया हुआ है। बात को समझिएगा। यहां मान लीजिए ए आई जे का वैल्यू -2 हो जाता है, दैट -2 इज नॉट द साइन ऑफ ए आई जे। ये ए आई जे के वैल्यू का साइन है, उसके पोजीशन का साइन नहीं है। उसके पोजीशन के चलते जो डिटर्मिनेंट में उसने एक एलिमेंट के रूप में पाया हुआ रहेगा, उसके चलते उसको एक साइन मिलेगा। ये एक डिटर्मिनेंट जनरेटेड सिस्टम के जनरेटेड साइन उसको मिलेगा, और एक साइन उसके वैल्यू के पास में पहले से रहेगा। मान लीजिए -2 है, मान लीजिए +5 है, तो वो +5 है, तो +5 जो है उसका वैल्यू का साइन है प्लस माइनस वॉट एवर इट में बी, और दूसरा साइन इसको किसने, सिस्टम ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो इस ए आई जे के पास में दो साइन होंगे, एक उसके अपने वैल्यू का जो कि उसका अपना है, और दूसरा जो उसको सिस्टम दे रहा है बाई साइन स्कीम। तो ये आपका टेक्निक हो गया। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कोफैक्टर जो होता है इज डिफाइंड एज द माइनर विथ इट्स साइन स्कीम। कोफैक्टर of Aij is given in terms of given as its minor with proper sign scheme, जैसे मान लीजिए सी आई जे का वैल्यू निकालना है हमको, तो वो आपका माइनस ऑफ आई जे इंटू एम आई जे हो जाएगा। ये आप समझने की कोशिश कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट कि सी आई जे इधर, ये जो हो गया कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, ये आपका हो गया माइनर ऑफ ए आई जे, और ये आपका हो गया साइन स्कीम ऑफ ए आई जे। ये तीन बातें यहां पे हैं, और इस तीनों बातों को आपको जो है सो सदैव और सर्वदा इस चीज को दिमाग में सेटल कर लेना है। इसमें दोबारा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये जो है इसकी एग्जिस्टेंस को आप लोग स्वीकार करेंगे। और कोफैक्टर ऑफ आई जे, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे इज डिफाइंड एज इट्स माइनर टुगेदर विथ इट्स साइन स्कीम, एंड साइन स्कीम ऑफ द एलिमेंट इज द सिस्टम जनरेटेड साइन प्रोवाइडेड टू द एलिमेंट बाय द सिस्टम ऑफ डिटर्मिनेंट, एंड दैट इज ए आई जे के लिए -1 टू पावर आई प्लस जे होता है। अब हमको कोई बोलेगा कि कोफैक्टर निकालिए A21 का, जैसे हमको C21 का कोफैक्टर निकालना है, सपोज दैट C21 का कोफैक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले -i के पावर में 2 + 1 कर देंगे। इसके बाद इस रो में और इस कॉलम में जितने एलिमेंट है उसको हटा दिया हमने, बचा जो डिटर्मिनेंट यहां लिख देंगे हम A12 A13 A32 A33। A21 का हो गया मान लीजिए। अब बोलेगा A32 का, C32 का निकालिए हमको, तो -1 का पावर में 3 + 2 हो जाएगा।
इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा ना जी, इसमें माइनस हो जाएगा। ये हो गया आपका माइनस ऑफ A12 A13 A32 A33, ये आपका वैल्यू हो गया इसका। इसी ढंग से 32 का वैल्यू निकालना है, तो पहले इसको और इसको साफ कर देंगे। बचा कितना हमको, ये बच गया एलिमेंट, ये आपका हो गया A11 A13, ये आपका जो है जब चला गया तो कितना बच गया 32 जो है इसकी ये जला गया ना ये तो दोनों। अब बचा कितना, इसमें ये दोनों चला गया तो ये A11 A13 A21 A23 बच गया। इसका वैल्यू फिर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस जो आ रहा है ये सिस्टम से जनरेट होकर के आ रहा है। दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ वैल्यू, ये वैल्यू का साइन नहीं है, ये सिस्टम का साइन है। देखेंगे इसको आपका जो है, अब देखेंगे हम लोग एक्सपेंशन जो है सो डिटरमिनेंट कैसे करते हैं। कोई भी जो है जैसे कि मान लीजिए डिटरमिनेंट दिया हुआ है आपको इस फॉर्मेट में, इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे। एक्सपेंड करने के लिए इसको लिखते हैं हम लोग डेल इज इक्वल टू कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, रो वाइज ले लेंगे या फिर कॉलम वाइज कर लेंगे। जो हम लोग एक्सपेंशन करते हैं या तो रो वाइज करते हैं या फिर कॉलम वाइज करते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, रो वाइज एक्सपेंशन करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट ले लीजिए, इसके बाद उसका साइन स्कीम ले लेंगे हम -1 1 + 1, इसके बाद उसका माइनर ले लेंगे। इस तीनों को प्रोडक्ट कर दिया हमने। और इस तरह से जो है अलोंग रो वाइज कर देंगे सारे एलिमेंट का। A12 हो जाएगा -1 पावर 1 + 2 हो जाएगा, M12 हो जाएगा, प्लस A13 हो गया -1 पावर 1 + 3 हो गया, M13 हो गया। यहां लिखेंगे अलोंग R1 आपने इसको एक्सपेंड किया हुआ है। इसी चीज को यदि आप मान लेते हैं A1 तो मान लीजिए आपका हो गया, ये पूरा जो है आपका C11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, कोफैक्टर ऑफ 11 प्लस A12, ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा C12 हो जाएगा, C12 हो जाएगा। अब ये जो है ये पूरा कितना हो जाएगा C13 हो जाएगा। ये हो गया अलोंग R1। इसका मतलब ये हो गया कि यदि आप किसी भी एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ में गुना करके रो वाइज लिख देते हैं सारे एलिमेंट के लिए, तो वो आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू दे देगा। यदि यही चीज हमने कॉलम वाइज कर दिया होता तो भी जो है सो आपका वैल्यू डिटरमिनेंट का आ जाएगा। A11 C11 प्लस A21 C21 प्लस A31 C31, ये अलोंग क्या हो गया C1 हो गया। अब आपका जो है सो अलोंग R1 लेके चलेंगे तो भी अलोंग C1 चलेंगे तो भी आपका जो है सो अलोंग R2 ही ले लेंगे, अलोंग C2 ही ले लेंगे, अलोंग R3 ही ले लेंगे, अलोंग C3 ही ले लेंगे, अलोंग whatever the rows or whatever the column, if you want to describe or evaluate the value of del, you can expand the determinant along R1, R2, R3 और along C1, C2, C3। किसी भी के along करेंगे आप, वैल्यू आपका डिटरमिनेंट का सेम ही आएगा और किसी भी तरह से आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। इसको आप देखिएगा, इसमें नोट्स जो है ये नोट पॉइंट लिखेंगे, एक स्टार पॉइंट लिखेंगे। इफ यदि मान लीजिए किसी भी एलिमेंट, किसी भी रो वाइज या कॉलम वाइज जो है आपने एलिमेंट को लिया और उसका कोफैक्टर जो है उसके अकॉर्डिंगली नहीं लिया आपने, इसका रो वाइज जो है मान लीजिए आपने एलिमेंट तो लिया लेकिन उसका जो कोफैक्टर है वो दूसरे रो वाइज ले लिया, तीसरे रो वाइज ले लिया या फर्स्ट कॉलम वाइज ले लिया
यानी कि उस एलिमेंट के अलोंग आपने उसका कोफैक्टर नहीं लिया, उस रो वाइज कोफैक्टर नहीं लिया जिस रो वाइज में आपने एलिमेंट को चूज किया था, उसका वैल्यू जो है आपको 0 आ जाता है। जैसे मान लीजिए A11 C21 प्लस A12 A12 C22 प्लस A13 C23 इक्वल टू 0। ठीक है कि नहीं? यहां देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट and its cofactor must be accordingly to get the value of determinant del, otherwise it vanishes। ये आपका हो गया इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यदि मान लीजिए किसी भी डिटरमिनेंट को आपको एक्सपेंशन निकालना है तो आप उसके एलिमेंट कॉलम वाइज या रो वाइज जो एलिमेंट्स होंगे उसका उसके कोफैक्टर के साथ में अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट लेंगे और उसको सम अप करेंगे तो आपका एक्सपेंशन निकलेगा। यदि आपने रो वाइज या कॉलम वाइज एलिमेंट्स को लिए और उसके अकॉर्डिंगली जो आपका कोफैक्टर होना चाहिए था वो नहीं लेकर के किसी दूसरे कॉलम या रो का आपने कोफैक्टर्स को चूज कर लिया और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आपका वैनिश हो जाएगा, 0 आ जाएगा। वो आपका वैल्यू आपका डिटरमिनेंट का नहीं देगा। ओके, आपका है इसमें आप देख रहे हैं कि जो डिटरमिनेंट में जो है डिटरमिनेंट दिया हुआ है, बोल रहा है डिटरमिनेंट को प्रूव करना है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो सबसे पहले इसको एक्सपेंड करेंगे हम लोग। कैसे? ये एलिमेंट को देख लीजिए आप, ये एलिमेंट को ऐसे रखेंगे तो ये रो और ये कॉलम तो खत्म हो गया, इसका प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। एक्स ले लिया हमने तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स 1 एक्स। ठीक है, ये साइन स्कीम आपने देखा होगा। साइन स्कीम जो है आपका डेल का जो होता है ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये अल्टरनेट चलता है। अल्टरनेट यहां फर्स्ट 1 1 तो 2 हो जाएगा। माइनस 1 का पावर 1 प्लस 1 2 होता है ना, तो माइनस 1 का पावर कितना 2 हो गया, प्लस हो गया। इसमें 3 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब कि जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का ये एलिमेंट है 3 1 4 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से प्लस माइनस प्लस जो अल्टरनेट आपका जो है ना, ये साइन स्कीम का पैटर्न है। तो फर्स्ट में इसके पास प्लस था तो प्लस साइन लेके चला, इसके पास क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहां पे ये माइनस साइन लेके चलेगा, माइनस साइन थीटा। इसका माइनर क्या हो गया माइनस साइन थीटा 1, ये कॉस थीटा, ये एक्स। इसके बाद प्लस कॉस थीटा के साथ लेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यहां माइनस एक्स, यहां 1। ये आपने अलोंग इसको किधर से एक्सपेंड किया है R1 से एक्सपेंड किया होगा। तो ये कितना हो जाएगा जी x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इधर से आपका हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका प्लस कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इंटू माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा। ये आपका हो गया। अब देखेंगे माइनस एक्स क्यूब
माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, इसको इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे आप ये आपका साइन थीटा कॉस थीटा तो कट गया, बचा कितना आपको माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा इसमें एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो ये आपका एक्स से एक्स कट जाएगा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये समझ में आ गया आप लोगों को।